नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में बात करेंगे सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की क्लास रहेगी और एक क्लास नंबर आपका पार्ट नंबर 12 रहने वाला है, 12वां पार्ट है, जिसे हम अर्थशास्त्र के अंतिम चैप्टर की बात करेंगे। 30 महत्वपूर्ण आज करेंगे। तो अर्थशास्त्र आपका एनसीईआरटी के पैटर्न पर जो आधारित सिलेबस उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा और इसके पहले 11 पार्ट है जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। राष्ट्र हित में टीटी फैमिली की बात करते हैं, शिक्षकों के परिवार की बात करते हैं, शिक्षक एग्जाम के फतेह की बात करते हैं। तो चलिए, कल हमने 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। ये प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया गया था। प्रश्न दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? एनसीईआरटी, सीएसओ, एनएसएस या आरबीआई की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो वह कहलाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात करते हैं। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन वाली हमारी कौन सी कहला जाती है? तो सीएसओ, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वाणिज्यिक मंत्रालय, सीएसओ द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, आर्थिक मामलों का मंत्रालय। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आपके वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण हर साल वित्त मंत्रालय द्वारा ही जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? अमर्त्य सेन, फ्रीडमैन, महबूब उल हक या मोंटेग सिंह की बात करते हैं। तो मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? सभी लोग बताइए। तो महबूब उल हक द्वारा जो है विकसित किया गया था। इसका उपयोग जो आपके संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा देश के विकास को नापने के लिए किया गया था। किसके अकॉर्डिंग? महबूब उल हक की बात करें। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर, अगस्त से जुलाई। तो भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि पूछी जा रही है, तो वह आपकी कौन सी होती है? सभी लोग बताइए। जुलाई से जून। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को अपनी स्थापना होने के बाद आरबीआई ने क्या किया? 11 मार्च 1940 को अपना लेखा वर्ष जो है जनवरी दिसंबर से बदलकर जुलाई जून कर दिया। तो 1 अप्रैल 1935 को क्या था? आरबीआई ने पहले था जनवरी दिसंबर। क्या था पहले? जनवरी दिसंबर था, लेकिन इसमें बदलाव किया गया। कब बदलाव किया गया? 11 मार्च 1940 को बदलाव किया गया आरबीआई के द्वारा। फिर से जुलाई से जून कर दिया गया और अपने वार्षिक लेखा समापन अवधि के अवसर पर आरबीआई प्रतिवर्ष 1 जुलाई को सार्वजनिक लेन देन के लिए बंद रहता है। 1 जुलाई को बंद रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ? 1947, 1948, 1950, 1951। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार जो है स्वीकृत हुआ था? सभी लोग बताइए। तो यह दोस्तों आपके 1900 जब पेश किया गया था, 1946 में पेश किया गया था। और प्रभाव में कब आया, यानी पहली बार जो है स्वीकृत कब हुआ था? स्वीकृत पूछा जा रहा है। तो 1948, 1948 में पहली बार स्वीकृत हुआ था। मजदूरी के हितों को संरक्षण देने के लिए अधिकांश असंगठित क्षेत्र में कुछ
निर्दिष्ट रोजगारों में न्यूनतम पारिश्रमिक के निर्धारण की व्यवस्था करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। तो स्वीकृत कब मिली? 1948 को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी? अपनी कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहा है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रों को पढ़ा रहा अध्यापक, घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक, अपने निवास से परामर्श सेवाएं उपलब्ध करा रहा अध्यापक। कौन सा अध्यापक जो है आर्थिक क्रिया नहीं करेगा? सभी लोग बताइए। एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और भी आपके ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे एक और प्रश्न, यही प्रश्न रहेगा, ऑप्शन बदल जाएंगे। एक में रहेगा ऑप्शन उत्पादन, उपभोग, जुआ और निवेश। इसमें आपका जुआ वाला ऑप्शन आर्थिक नहीं होगा। तो अपनी कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहा अध्यापक, आर्थिक क्रिया की बात करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रों को पढ़ा रहा अध्यापक, घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक, अपने निवास से परामर्श सेवाएं उपलब्ध करा रहा अध्यापक। देखिए तीनों में पढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन चौथे में परामर्श की बात की जा रही, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट ऑप्शन आपको डी लग रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी लोग बताइए, कोई डाउट है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सारा एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ आपको मिलने वाला है। एनसीईआरटी बेसिक यहाँ पे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र हवाला देता है। किसका हवाला देता है? निर्माण क्षेत्र का, उस क्षेत्र का जो बैंकिंग, परिवहन आदि जैसी सेवाएं उपलब्ध कराता हो, उस क्षेत्र का जो अर्थव्यवस्था के लिए द्वितीयक महत्व हो, उस क्षेत्र को जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुएं बनाता हो। तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र जो है हवाला देता है, वो किसका हवाला देता है? तो निर्माण क्षेत्र, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली वेसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? साम्यवाद, पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। 11:30 में आपकी डेली क्लास होती है, 11:30 बजे सुबह की क्लास होती है। 7 PM में पहली पार्ट के लाइव क्लास होती है जो 30 नंबर का है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली वेसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित होती है? वेसी मूल्य आप सभी लोग परिचित होंगे, और हम बात करेंगे पूंजीवाद। वेसी मूल्य मतलब पूंजीवाद की बात करेंगे। मार्क्स के अनुसार, जी हाँ दोस्तों, मार्क्स के अनुसार अधिवेश मूल्य या बेसी मूल्य जो कि श्रम द्वारा अपनी श्रम शक्ति के मूल्य या कह सकते हैं कि निर्वाह आवश्यकताओं से अधिक उत्पन्न किया जाता है, तो अनुचित तरीकों से पूंजीपति द्वारा हस्तगत कर लिया जाता है, या कह सकते हैं आसान भाषा में कि अधिशेष मूल्य जो कि पूंजीपति द्वारा श्रम से छीना जाता है, श्रम के शोषण का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सी प्रणाली वेसी मूल्य के सिद्धांत पर है? वह आपकी पूंजीवाद है। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें अवश्यंभावी परिवर्तन होता है। क्या प्रश्न है? कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें अवश्यंभावी परिवर्तन होते हैं। पूर्ण प्रणालियां केवल धार्मिक, केवल राजनीतिक, केवल सामाजिक। तो यहाँ पे पूर्ण समूची प्रणालियां की बात करेंगे। पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है,
प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? ए.के. सेन, किरीट एस्कारिक, राजकृष्ण या मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया की बात करते। सभी लोग बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो राजकृष्ण की बात करेंगे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर शब्दों को प्रोफेसर राजकृष्ण ने कहा था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र उसके तट से कितनी दूरी तक होता है? किसी देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र उसके तट से कितनी दूरी तक होता है? 120, 220, 320 या 20 किलोमीटर। तो अन्य क्षेत्र एक्सक्लूज इकोनॉमिक जोन एक ऐसा समुद्री क्षेत्र होता है जिसमें अन्वेषण और समुद्री संसाधनों के उपभोग का सारा अधिकार उस क्षेत्र को धारण करने वाले देश के पास होता है। उस देश के तट से इसकी जो दूरी होती है वह लगभग आपके 320 किलोमीटर होती है। EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 320 किलोमीटर्स। कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? भारतीय खाद्य निगम, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, भारतीय मानक संस्था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात करते हैं। तो कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण मानकीकरण किसके माध्यम से हुआ है? तो विपणन और निरीक्षण निदेशालय, जिसे हम शॉर्ट रूप में क्या कहते हैं, DMI की स्थापना कब हुई थी? विपणन और निरीक्षण निदेशालय या DMI की स्थापना 1935 में हुई थी। यह कृषि उत्पादों का वर्गीकरण और मानकीकरण करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? बफर स्टॉक, आयात, समर्थन मूल्य, लाइसेंस प्रणाली। सभी लोग बताइए, फटाफट अंदाज में कमेंट करना आप सभी लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, कृषि मूल्य नीति से संबंधित आपका बफर स्टॉक है, आयात है, समर्थन मूल्य है, लेकिन लाइसेंस प्रणाली यह कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है। लाइसेंस व्यापक रूप से बड़े निगमों से लेकर छोटे व्यापार में प्रयोग किए जाने वाला एक विपणन और ब्रांड विस्तार उपकरण है। क्या है? विपणन और ब्रांड विस्तार विपणन है, ना कि कृषि मूल्य नीति। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी व्यापार सुधारों, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में निवेश से, या कर सुधारों से। देखिए, भारत में विद्यमान जो सार्वजनिक निजी साझेदारी, जिसे हम PPP के नाम से जानते हैं, यह मॉडल का अध्ययन जो है और मूल्यांकन करने के लिए भारत में केलकर समिति का अध्ययन किया गया था। और इस समिति की स्थापना भारत की केंद्र सरकार और विजय केलकर की अध्यक्षता में की गई थी। और भारत में विजय केलकर समिति द्वारा GST की सिफारिश की गई थी और संसद द्वारा अधिनियम को जो है संशोधन भी किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोग बताइए, ऑप्शंस की बात करेंगे। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से की बात करेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि का विशिष्ट अतिलक्षण क्या है? अधिक भूमि कम श्रमिक अर्थव्यवस्था, अधिक भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था, कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था, क्या भूमि कम श्रमिक अर्थव्यवस्था। तो भारतीय कृषि का विशिष्ट अतिलक्षण है, सभी लोग बताइए कौन सा यहाँ पे लक्षण हो जाएगा?
राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जो क्षेत्र है 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 3 हेक्टेयर, 3 से 4 हेक्टेयर। देखिए, देश में छोटे किसानों को जो परिभाषित किया गया है, छोटे किसानों से तात्पर्य होता है दोस्तों स्थायी पट्टेदार या साझेदार के रूप में, जो 1 से 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ भूमि पर खेती करता है। तो 1 से 2 हेक्टेयर या 5 एकड़। और सीमांत किसान भी होता है एक। सीमांत किसान से तात्पर्य छोटे किसानों के साथ एक सीमांत किसान है। और सीमांत किसानों से तात्पर्य होता है ऐसे किसानों से जो अधिकतम 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ पर भूमि करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सीमांत किसान कहते हैं, जो 1 हेक्टेयर और मतलब इससे आधा का करते हैं। ठीक है, तो छोटे किसान अगर दिया जाए तो 1 से 2 हेक्टेयर करना है। सीमांत किसान अगर दिया जाए, छोटे की जगह सीमांत किसान अगर आता है तो फिर वहाँ पे 2.5 एकड़ या 1 हेक्टेयर। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देना। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? मिश्रित, मिश्रित कृषि, डेली फार्मिंग या ट्रक कृषि? सभी लोग बताइए। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो हम बात करेंगे मिश्रित खेती। पशुपालन के साथ अगर खेती कर रहे हैं, इस प्रकार को मिश्रित खेती कहते हैं या मिली जुली खेती कहते हैं। इनमें क्या हो, कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन उद्यम या दूध उत्पादन व्यवसाय को भी सम्मिलित किया जाता है। और मिश्रित खेती में पशुपालन फसल उत्पादन एक दूसरे में सहायक उद्यम होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उप विभाजन और विखंडन की बुराइयों के लिए प्रभावी उपाय निम्न में से कौन सा है? भूमि सुधार, कस्तारिक अधिकार, भूमि सीमा या चकबंदी? सभी लोग बताइए। तो उप विभाजन और विखंडन की बुराइयों के लिए प्रभावी उपाय में से आपका चकबंदी सही है। क्या हो जाएगा? चकबंदी इज द राइट आंसर। क्योंकि खेतों के उप विभाजन और विखंडन की बुराइयों के लिए प्रभावी उपाय चकबंदी होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है, मौद्रिक नीति करता है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय करता है। तो वित्त आयोग करता है। क्या करता है वित्त आयोग? सभी लोग बताइए। वित्त आयोग क्या करता है? तो राइट ऑप्शन आ चुका है दोस्तों, और राइट ऑप्शन है संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है। जीडीपी की बात करेंगे। देखिए, एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर किसी भी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी परिष्कृत वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य कहलाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद या क्या कहलाता है? तो एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी परिष्कृत वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक बाजार जो कहलाता है वह जीडीपी कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद जोड़ दिया जाता है। इमदाद क्या है? सब्सिडीज की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
बहुत अच्छा प्रश्न है, जनगणना से संबंधित है, जो कि आपके एग्जाम में आना ही आना है। जनगणना से संबंधित 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है? सभी लोग बताइए। 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं? तो आप सभी लोग जानते हैं 2011 की जनगणना जो है, 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना थी? 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना। और इस 15वीं जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की मौजूदा जो आबादी थी 1 अरब 21 करोड़। कितनी थी? 1 अरब 21 करोड़ थी। अगला प्रश्न देखते हैं, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? देश में प्रति 1,000 पुरुष और महिलाओं की संख्या, देश के प्रति 1,000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, देश के प्रति 1,000 लोगों पर बच्चों की संख्या, देश के प्रति 1,000 बच्चों पर लोगों की संख्या। तो लिंगानुपात का जो परिकलन किया जाता है, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुष की संख्या, यानी देश में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात जो है 1,000 पुरुषों पर 931 महिलाएं, ये है लिंगानुपात, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय औसत कुछ कितना है अगर पूरा भारत का देखा जाए? भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 1,000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, 940 औसत है पूरे भारत का। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? तो दाल उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह आपका राजस्थान कहलाता है। और लगभग 19% के आसपास यहाँ से उत्पादन होता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? केंद्रीय सरकार, भारत का औद्योगिक वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का औद्योगिक विकास बैंक? तो भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। अगला प्रश्न, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, ट्रेजरी बिल? तो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहा जाता है। और शेयर कंपनी में जो हिस्सेदारी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डिवेंचर। जो शेयर कंपनी में हिस्सेदारी होती है उसे डिवेंचर, ऋण प्राप्त या म्यूचुअल फंड के अधीन यह साझा कोष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेजरी बिल की बात करेंगे, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय क्या है? खर्च बर्दाश्त किए जाने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति, आनंद उपभोग करने के आश्वासन सहित भोजन की प्रचुरता, उच्च और पोषक गुणवत्ता के भोजन की उपलब्धता, या सुरक्षित स्थितियों संहिता संतुलित भोजन। तो खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य होता है सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता। तो उच्च और पोषक गुणवत्ता में भोजन की उपलब्धता की बात करेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? सेंट्रल ऑफ बैंक इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया? तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो कहलाता है वह भारतीय स्टेट बैंक कहलाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं?
बांग्लादेश, श्रीलंका, यूके, यूएसए। तो भारतीय बैंकों की अधिकतम जो शाखाओं की अगर बात करें तो इंग्लैंड यहाँ पे माना गया है, लेकिन जब इंग्लैंड आपके ऑप्शन में ना हो तब आपका कौन सा ऑप्शन करेंगे, ये भी एक प्रश्न बन जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका यूके हो जाएगा, यूके, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या TRIMS का सही विस्तार है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, व्यापार संबंधी निवेश उपाय। ट्रिम्स का संबंध कुछ शर्तों या प्रतिबंधों से है जिसे कई देश अपने देश में विदेशी विनियोग में संबंध में बनाते हैं, यानी कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स क्या हो जाएगा? ट्रिम्स का सही विस्तार ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, FAO किसका संक्षिप्त रूप है? फाइबर एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री एक्विजिशन ऑर्गेनाइजेशन, फ्री ऑर्बिटेशन ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का संक्षिप्त रूप पूछा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO फुल फॉर्म। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई होप ये आप क्लासेज, ये क्वेश्चन आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। डेली आपकी क्लासेज हो रही है, डेली आपको 11:30 में आपके सुबह क्लासेज होती है। इसके बाद पहले पार्ट की जो क्लास होगी वह 7 PM में आपकी लाइव क्लास होगी, फर्स्ट पार्ट की जो 30 प्रश्न का रहेगा। बाकी सोशल साइंस की बात करेंगे, इसके जो संबंधित पेडागोजी के भी वो भी आपके, ठीक है, 11:30 में क्लास होगी। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलते हैं आपकी अगली क्लास पर। बाकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। तो मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास 7 PM में लाइव क्लास के माध्यम से। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।